तो हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम देखेंगे अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत अर्थात प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। भाई अध्यारोपण मतलब क्या होता है? तरंगों का किसी बिंदु पे जाके मिलना। भाई दो तरंगों का या दो से अधिक तरंगों का, दो या दो से अधिक तरंगों का किसी बिंदु पे जाके मिल जाना ही अध्यारोपण कहलाता है। और भाई अब अध्यारोपण नहीं, अध्यारोपण यानी सुपरपोजिशन, अध्यारोपण नहीं, अब अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है? भाई अध्यारोपण का सिद्धांत समझने से पहले हमको ये ध्यान देना होगा भाई कि जब भी तरंगे चलती हैं, जैसे जैसे भाई तरंगे चलती हैं तो माध्यम के कण कंपन करते हैं। कंपन, भाई जब भी किसी माध्यम में तरंग चलेगी तो माध्यम के कण क्या करेंगे? कंपन करेंगे, ऊपर नीचे या आगे पीछे कंपन करेंगे। अब क्या होगा भाई, जब दो तरंगे कहीं पे जाके मिलेंगी, दो तरंगे कहीं पे जाके मिलेंगी तो पहले तरंग के कारण ये जहाँ पे मिलेंगी वहाँ का कण पहले तरंग के हिसाब से कंपन करेगा। फिर अगर दोनों तरंगे मिले हैं तो यहाँ का कण जहाँ पे मिल रही हैं वहाँ का कण भाई पहले तरंग के हिसाब से भी कंपन करेगा, दूसरे के हिसाब से कंपन करेगा कि किस तरह कंपन करेगा। तो उसी चीज़ को बताता है अध्यारोपण का सिद्धांत। तो भाई अध्यारोपण का सिद्धांत कहता है कि जब किसी माध्यम में, समझ लीजिएगा भाई, हम जान चुके हैं कि जब भी तरंगे चलती हैं किसी माध्यम में तो माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं। अगर तरंगे चल के किसी बिंदु पर मिलेंगी तो माध्यम का वो कण जहाँ पर मिल रही हैं तरंगे वो किस तरह कंपन करेगा, किस तरह चलेगा, उसके बारे में अध्यारोपण का सिद्धांत बताता है। अध्यारोपण का सिद्धांत कहता है कि जब किसी माध्यम में दो या दो से अधिक तरंगे चल के किसी बिंदु पर मिलती हैं तो माध्यम के कण का परिणामी विस्थापन दोनों तरंग द्वारा उत्पन्न अलग अलग विस्थापनों के सदिशीय योग के बराबर होता है। यानी अगर पहले तरंग के कारण इस कण का विस्थापन इधर है, दूसरे तरंग के कारण कण का विस्थापन इधर है, तो भाई इधर न कण जाएगा न इधर जाएगा, दोनों का जो रिजल्टेंट होगा ये उस रिजल्टेंट के डायरेक्शन में जाएगा। और यही है भाई अध्यारोपण का सिद्धांत। तो भाई अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है, क्या कहोगे? जब भी किसी माध्यम में दो या दो से अधिक तरंगे चल के किसी बिंदु पर मिलती हैं तो माध्यम के उस कण का परिणामी विस्थापन दोनों तरंगों द्वारा उत्पन्न अलग अलग विस्थापनों के सदिशीय योग के बराबर होता है। यानी दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर बराबर रिजल्टेंट वेक्टर। तो भाई ये तो अध्यारोपण का सिद्धांत था। हम अध्यारोपण के सिद्धांत को समझें, लेकिन इस चीज़ को अब स्पष्ट रूप से हम देखेंगे और इससे संबंधित कुछ फॉर्मूले हैं, उन सभी फॉर्मूले को भी हम लोग देखेंगे। चलो भाई देखते हैं। तो वही अध्यारोपण का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। देखिए भाई, ये कोई तरंग का स्रोत है। तरंग यानी वेव, ये कोई तरंग का स्रोत है। पहला सोर्स है S1। इस तरंग के स्रोत से तरंग निकलेगी श्रृंगर्त 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 के रूप में चलेगी। चलो भाई, ये तरंग का पहला स्रोत है, इससे तरंग निकल के श्रृंगर्त 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 श्रृंग, इस तरह तरंग निकली। भाई ये श्रृंग कहलाता है। गर्त श्रृंगर्त श्रृंगर्त के रूप में ये तरंग चली। तो पहले स्रोत से, पहले सोर्स S1 से तरंग निकल करके इस तरह चली। भाई अब ये एक दूसरा सोर्स है, S1 नहीं S2। अब इस सोर्स से तरंग निकल करके ऐसे चल रही है, ठीक है। इससे निकली हुई तरंग ऐसे चल रही है और इससे निकली हुई तरंग भाई ऐसे चली। श्रृंगर्त श्रृंगर्त श्रृंगर्त। थोड़ा सा हम यहाँ पे बता रहे हैं कि यहाँ पे गर्त ही आया, अच्छा रहेगा। गर्त, फिर श्रृंगर्त, इस तरह। भाई देखो, श्रृंगर्त श्रृंगर्त, यहाँ पे इस तरह। तो चलो भाई, यहाँ पे आप देख रहे हो कि इस सोर्स S1 से तरंग निकल रही है, श्रृंगर्त 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 के रूप में चल रही है। S2 से तरंग श्रृंगर्त 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 के रूप में निकल रही है। और भाई S1 और S2 से निकली हुई तरंग यहाँ पे जाके, भाई देखो यहाँ पे, यहाँ पर इस बिंदु पे
इस बिंदु पे ध्यान दो तो भाई S1 से निकली हुई तरंग इस बिंदु से इस बिंदु और S2 से भी निकली हुई तरंग इस बिंदु पे जाके मिल रही है। तो भाई S1 और S2 से निकली हुई तरंगे यहाँ पे जा करके मिल रही है ना जी। थोड़ा सा एक बात कहेंगे, उस बात को ध्यान रखना। यहाँ पर जो माध्यम का कण है, यहाँ पे जो माध्यम का या ईथर का कण, क्योंकि आप वेव ऑप्टिक्स पढ़ रहे हो, वेव ऑप्टिक्स में पूरा का पूरा माध्यम ईथर नामक कणों से भरा हुआ है ना। तो भाई बताओ S1 ये सोर्स है, इस सोर्स से जब तरंग निकलेगा, निकल करके जब आगे बढ़ेगा तो केवल अगर S1 से तरंग निकलता, ध्यान रखो, अगर केवल S1 से तरंग निकल करके आगे बढ़ता और यहाँ पे तरंग पहुँचता तो यहाँ वाला कण किधर जाता, यहाँ वाला कण पहले तरंग के हिसाब से भाई देखो तो ये ऊपर भागा होता। ये वाला कण पहले तरंग के हिसाब से ऊपर भागा रहता ना जी, यानी इस कण का विस्थापन ऊपर होता, y1 वेक्टर। बहुत अच्छा, तरंग निकल करके चली और ये वाला कण भी केवल पहला तरंग ही चलता तो ऊपर जाता कण, y1 वेक्टर विस्थापन होता। अगर ये वाला नहीं रहता तरंग, अगर इसी स्रोत से तरंग निकल करके यहाँ पे पहुँचती तो ये वाला कण अब ऊपर नहीं, ये वाला कण नीचे भागा होता। इस वाले कण का विस्थापन y1 नहीं, कितना होता भाई, y2 वेक्टर। कब, जब अगर केवल यही तरंग चलती तो माध्यम का कण ऊपर जाता, केवल यही तरंग चलती तो माध्यम का कण नीचे जाता। लेकिन अगर अध्यारोपण हो, अगर दोनों तरंगे एक साथ यहाँ पे पहुँचे इस तरह, तो माध्यम का कण न ऊपर जाएगा न नीचे जाएगा। ये कण अब किधर जाएगा, दोनों का जो रिजल्टेंट है भाई, पहले के हिसाब से ये माध्यम का कण ऊपर जाना चाहिए, दूसरे के हिसाब से ये कण नीचे जाना चाहिए। लेकिन अगर दोनों तरंगे एक साथ यहाँ पे आके मिलेंगी तो माध्यम का कण किधर जाएगा, इन दोनों विस्थापनों के रिजल्टेंट की दिशा में जाएगा। रिजल्टेंट मतलब परिणामी, दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर बराबर रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट किस तरह खींचे, इसके समानांतर यहाँ ना जी। बहुत अच्छा, तो इसके समानांतर हम यहाँ खींच दिए। अब इस वाले के समानांतर यहाँ खींच दें तो भाई रिजल्टेंट कुछ ये होगा और ये हुआ अपना रिजल्टेंट विस्थापन y वेक्टर। तो भाई माध्यम का कण न ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा। माध्यम का कण अगर दोनों तरंगे यहाँ पे एक साथ चलेंगी, एक साथ आएंगी तो माध्यम का कण न ऊपर न नीचे, ये कण इधर जाएगा। तो यही कहता है कि माध्यम के इस कण का जो नेट विस्थापन होगा दोनों तरंगों द्वारा उत्पन्न विस्थापनों के सदिशीय योग के बराबर होगा। तो भाई अब अध्यारोपण का सिद्धांत बोलते हैं, ध्यान देना भाई। अध्यारोपण का सिद्धांत कहता है जब किसी माध्यम में दो या दो से अधिक तरंगे एक साथ चल के किसी बिंदु पर मिलती हैं तो माध्यम के उस कण का परिणामी विस्थापन दोनों तरंगों द्वारा उत्पन्न अलग अलग विस्थापनों के सदिशीय योग के बराबर होता है। तो भाई इट इज क्लियर भाई, यह हम स्पष्ट रूप से लिख सकते हैं कि माध्यम के इस कण का विस्थापन न इधर होगा न इधर होगा, माध्यम के कण का विस्थापन होगा इधर। तो माध्यम के कण का परिणामी विस्थापन y वेक्टर, इट इज क्लियर, ये क्लियर है कि परिणामी विस्थापन y वेक्टर बराबर y1 वेक्टर प्लस y2 वेक्टर, y1 वेक्टर प्लस y2 वेक्टर। बहुत अच्छा, इक्वेशन नंबर 1। बहुत अच्छा भाई, माध्यम के इस कण का नेट विस्थापन y वेक्टर बराबर y1 प्लस y2। अच्छा भाई, तुम पढ़े हो कि इस वेक्टर का वैल्यू यानी परिणामी विस्थापन का जो मैग्नीट्यूड होगा, इसका मैग्नीट्यूड, इस y वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी y बराबर क्या होगा, रूट अंडर रिजल्टेंट वेक्टर y का मैग्नीट्यूड क्या होगा, रूट भाई y वेक्टर का मैग्नीट्यूड y बराबर रूट अंडर y1 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर, y बराबर रूट अंडर y1 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर प्लस 2 y1 y2 cos फाई। ये भाई वेक्टर रूप में एडिशन है और ये उसका रिजल्टेंट है, यानी इस कण का नेट विस्थापन वेक्टर y का मॉड मतलब y बराबर रूट अंडर y1 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर प्लस 2 y1 y2 cos फाई। ये हो गया भाई परिणामी विस्थापन का
मैग्नीट्यूड। यहाँ पे फाई क्या है? फाई है दोनों तरंगों के बीच कलांतर। भाई ये कलांतर क्या होता है आगे पढ़ेंगे, लेकिन कलांतर एक तरह से हम स्पष्ट रूप से समझ भी सकते हैं भाई। क्यों? यहाँ से जो तरंग निकल के आई है तो श्रृंग गर्त श्रृंग गर्त श्रृंग गर्त श्रृंग, यहाँ पे उसका श्रृंग वाला हिस्सा पड़ रहा है। श्रृंग वाला हिस्सा पड़ रहा है मतलब ये कंपन की अलग अवस्था में, यहाँ का कण ऊपर भागना चाहता है पहले तरंग के हिसाब से, और दूसरे तरंग के हिसाब से ये जब तरंग आई है तो ये वाला कण नीचे भागना चाहता है। इसके कंपन की अवस्था भिन्न भिन्न है। दोनों कंपन की अवस्थाओं में जो अंतर है, कंपन की अवस्था को ही भाई कला कहते हैं, और इसी कला में जो अंतर है उसको कलांतर कहते हैं, और कलांतर को फाई से सूचित करते हैं। बहुत अच्छा। तो भाई माध्यम के इस कण का नेट विस्थापन y वेक्टर बराबर y1 वेक्टर प्लस y2 वेक्टर, और इस कण का विस्थापन का मैग्नीट्यूड y बराबर रूट अंडर y1 स्क्वायर y2 स्क्वायर 2y1 y2 cos फाई। बहुत अच्छा। अच्छा भाई अब थोड़ा सा हम इस वाले कण के आयाम की बात कर लें। चलो यहाँ के कण के आयाम की बात करेंगे। पहले हम ये समझें ये पहले स्रोत से जो तरंग निकल रही है, इस पहले तरंग का आयाम मान लेते हैं। ये आयाम किसको कहते हैं? माध्यम के कण का अपने माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन, ये सबसे ज़्यादा दूरी जो देख रहा है यही आयाम है। तो मान लो पहले तरंग के कण आयाम है a1, पहले तरंग का आयाम a1, और इस दूसरे तरंग का आयाम कितना भी? मैक्सिमम विस्थापन यानी a2। तो इस वाले तरंग का आयाम है a1, इस वाले तरंग का आयाम है a2। तो भाई यहाँ आयाम a1, यहाँ आयाम a2, लेकिन जब तरंगे यहाँ पे मिलेंगी तो ये वाला कण मैक्सिमम कितनी दूरी जाएगा? मैक्सिमम यानी इस वाले माध्यम के कण का परिणामी आयाम a वेक्टर बराबर पहला आयाम a1 वेक्टर प्लस दूसरा आयाम a2 वेक्टर, वेक्टोरियली जोड़ देना जी, इक्वेशन नंबर 3। तो जिस बिंदु पर अध्यारोपण होगा उस वाले कण का नेट आयाम यानी वहाँ का नेट मैक्सिमम विस्थापन, नेट आयाम a वेक्टर बराबर हो जाएगा भाई a1 वेक्टर प्लस a2 वेक्टर। अब नेट आयाम a वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा? नेट आयाम a वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी a बराबर रूट अंडर पहले का स्क्वायर यानी a1 स्क्वायर, दूसरे का स्क्वायर a2 स्क्वायर प्लस 2 पहला इंटू दूसरा इंटू कॉस फाई। बहुत अच्छा भाई। तो ये इक्वेशन नंबर 4 हो गया। ये परिणामी आयाम का मैग्नीट्यूड भी निकल गया। भाई ये काम करते हैं, इस वाले इक्वेशन को स्क्वायर कर देते हैं दोनों साइड, दोनों बगल स्क्वायर कर देंगे। इधर स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर होगा, लेकिन इस साइड स्क्वायर करेंगे तो रूट क्या होगा भाई? हट जाएगा ना जी। बहुत अच्छा। तो देखो स्क्वायर कर दें तो इधर a नहीं होगा, a स्क्वायर, तो a स्क्वायर बराबर इधर स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो बचेगा इधर कितना? a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई। बहुत अच्छा। एक बात आप जान लो, a क्या है? कैपिटल A है इस वाले कण का, यानी जिस बिंदु पर अध्यारोपण हो रहा है कैपिटल A है इस वाले कण का आयाम, और इस वाले कण का आयाम का अगर आयाम का स्क्वायर कर दें, याद रखेंगे इस तरंग के आयाम का अगर स्क्वायर लेते हैं तो तरंग की तीव्रता मिलती है। तीव्रता यानी इंटेंसिटी यानी एक तरह की चमक। तो भाई कैपिटल A है इस वाले कण का आयाम, और इस वाले कण का आयाम का अगर स्क्वायर कर देंगे तो इस वाले बिंदु पर तीव्रता यानी इस वाले बिंदु पर प्रकाश की चमक। तो a का स्क्वायर यानी नेट आयाम का स्क्वायर यानी नेट तीव्रता I बराबर। अच्छा एक बात बताओ, इस वाले तरंग का पहले वाले तरंग का आयाम कितना है? a1। अगर पहले वाले तरंग का आयाम a1 है तो इस तरंग की तीव्रता यानी पहले वाले तरंग की तीव्रता I1 बराबर a1 का स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा इस वाले तरंग का दूसरे तरंग का आयाम कितना है? a2। तो इस तरंग की तीव्रता दूसरे तरंग की तीव्रता I2 बराबर, क्यों आयाम का स्क्वायर कर दें, पहले वाले तरंग की तीव्रता पहले की इंटेंसिटी I1 बराबर पहले का आयाम का स्क्वायर a1 स्क्वायर।
दूसरे तरंग की तीव्रता I2 बराबर दूसरे के आयाम का स्क्वायर यानी A2 स्क्वायर। भाई चलो अब बोलो कैपिटल A स्क्वायर, कैपिटल A है यहाँ का परिणामी आयाम और परिणामी आयाम का स्क्वायर यानी इस बिंदु पर परिणामी तीव्रता, परिणामी इंटेंसिटी I बराबर A1 स्क्वायर। अच्छा A1 स्क्वायर क्या है? A1 स्क्वायर है I1, A1 स्क्वायर I1 प्लस A2 स्क्वायर, A2 स्क्वायर क्या है? A2 स्क्वायर है I2 प्लस 2 तो 2। अब A1 और A2 का मान चाहिए। एक काम करो भाई, दिस इम्प्लाइज डेट I1 बराबर A1 का स्क्वायर, अगर I1 बराबर A1 स्क्वायर खाली A1 चाहिए, खाली A1 चाहिए तो रूट I1 हो जाएगा ना जी। तो A1 बराबर रूट I1 और दिस इम्प्लाइज डेट भाई I2 बराबर A2 स्क्वायर, केवल A2 चाहिए तो क्या होगा? A2 बराबर हो जाएगा भाई रूट I2। बहुत अच्छा, 2 तो 2 हो गया। A1 कितना होगा भाई? A1 रूट I1, 2 रूट I1, A2 हो जाएगा रूट I2 इंटू कॉस फाई। तो भाई यहाँ पे इक्वेशन नंबर 5 भी आपको निकल के आ गया। तो भाई हमको पता चला जब भी दो तरंगे किसी बिंदु पर जाके मिलती हैं, यानी जब दो तरंगों का अध्यारोपण होता है तो अध्यारोपण वाले बिंदु पर कण का, माध्यम के कण का नेट विस्थापन y फैक्टर बराबर दोनों के विस्थापनों के सदिशी योग के बराबर होता है, यानी y फैक्टर बराबर y1 फैक्टर प्लस y2 फैक्टर। और भाई वो तो वेक्टोरियल सम है, उसको मैग्नीट्यूड वाइज अगर देखेंगे तो y फैक्टर का मॉड क्या होगा? y फैक्टर का मॉड हो जाएगा y फैक्टर का मॉड यानी y बराबर रूट अंडर y1 का स्क्वायर y2 स्क्वायर 2y1 y2 कॉस फाई। यहाँ फाई है दोनों तरंगों के बीच कलांतर, कलांतर मतलब कला में अंतर। अच्छा भाई पहले तरंग का आयाम है यानी आयाम यानी मैक्सिमम विस्थापन, तो पहले तरंग का आयाम A1 दूसरे तरंग का आयाम A2। तो यहाँ पे तरंगें मिलेंगी तो माध्यम के इस कण का मैक्सिमम आयाम क्या होगा या आयाम क्या होगा? माध्यम के इस वाले कण का आयाम होगा नेट आयाम कैपिटल A वेक्टर बराबर दोनों के आयामों का वेक्टोरियल सम, यानी A फैक्टर और A1 फैक्टर प्लस A2 फैक्टर। और अगर उसका मैग्नीट्यूड निकालें तो A बराबर रूट अंडर A1 का स्क्वायर A2 स्क्वायर 2A1 A2 कॉस फाई। बहुत अच्छा, दोनों बगल स्क्वायर कर दें तो A स्क्वायर बराबर स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा। और भाई A स्क्वायर, A यानी नेट आयाम का स्क्वायर, इस बिंदु पर इस कण का नेट आयाम A है और A का तुम स्क्वायर करोगे तो A का स्क्वायर यानी नेट तीव्रता, आयाम का, तरंग का जो आयाम है आयाम का स्क्वायर करते तो तीव्रता मिलती है इंटेंसिटी, इंटेंसिटी यानी चमक। तो इस अध्यारोपण वाले बिंदु पर नेट इंटेंसिटी I बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I2 कॉस फाई। तो भाई ये बात रही अध्यारोपण की ना जी। तो अध्यारोपण जब होता है तो इस तरह की बात होती है और ये सारे फॉर्मूले आ गए। अब भाई अध्यारोपण में दो चीज़ें देखी जाती हैं। अध्यारोपण में भाई दो चीज़ें देखी जाती है। एक चीज़ देखी जाती है जब तरंग समान कला में चले। फिर से सुन लो, अध्यारोपण में हम दो चीज़ देखते हैं कि तरंगे जब जाके मिल रही हैं तो समान कला में मिल रही हैं कि मिल रही हैं तो विपरीत कला में मिल रही है। तो भाई समान कला क्या होता है, विपरीत कला क्या होता है, दिखाते हैं। भाई सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, जब तरंगे जाकर के मिलती हैं तो दो तरीके से मिलती हैं तो बहुत सारे तरीके से मिल सकती हैं। हमारे लिए दो ही चीज़ इम्पॉर्टेंट है। तरंगे जाकर के मिल रही है तो भाई किस तरह मिल रही है, थोड़ा ये देखिए। मान लीजिए भाई यहाँ पे एक तरंग ऐसे गई, श्रृंगर 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 श्रृंग। भाई यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक तरंग का क्या है, श्रृंग है, यहाँ पे तरंग का श्रृंग है और यहाँ पे एक तरंग और गई, यहाँ पे श्रृंगर 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 श्रृंग। यहाँ भी दूसरे तरंग का क्या है, श्रृंगे है, यानी श्रृंग श्रृंग पे पड़ रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो तो श्रृंग श्रृंग पे पड़ रहा है। श्रृंग श्रृंग पे या गर्त गर्त पे पड़े तो कहते थे तरंगे समान कला में मिल रही हैं ना जी। थोड़ा और स्पष्टता से दिखाएं हम थोड़ा सा आपको। भाई तरंगे जब मिलती हैं तो हम दो इम्पॉर्टेंट चीज़ों की बात करते हैं। एक बार तरंगे समान कला में और एक बार विपरीत कला में। समान कला मतलब होता है तरंग चल के मिल रही है, यहाँ पे ये सब बिंदु श्रृंग है। अगर श्रृंग
श्रिंग श्रिंग पर पड़े, भाई इसका भी ऊपर वाला इसका भी ऊपर वाला, यानी श्रिंग श्रिंग पर पड़े तो कहते हैं तरंगे समान कला में मिल रही हैं। और जब तरंगे समान कला में मिलेंगी तो यहाँ पे इस बिंदु पर प्रकाश की चमक बढ़ जाएगी। प्रकाश की चमक क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। हमको यहाँ पे वाइटनेस या ब्राइटनेस, हाई ब्राइटनेस मिलेगा। यानी अगर श्रिंग, एक तरंग का श्रिंग, एक का श्रिंग दूसरे के श्रिंग पर पड़े, या एक का गर्त दूसरे के गर्त पर, श्रिंग श्रिंग पर या गर्त गर्त पे, तो वहाँ पे तरंगे समान कला में मिलती हुई मानी जाती हैं और वहाँ पे ब्राइटनेस बढ़ जाता है। भाई दूसरे तरीके से ही मिलती है। देखो यहाँ पे तरंग चल रही है, यहाँ पे इस तरंग का क्या है? श्रिंग है, लेकिन दूसरी तरंग इस तरह चली और यहाँ पे तरंग का श्रिंग नहीं, तरंग का गर्त ही पड़ गया। यहाँ पे तरंग का गर्त पड़ गया। एक का श्रिंग अगर दूसरे के गर्त पे पड़े तो यहाँ पे तरंगे विपरीत कला में मिल रही हैं। यहाँ पे सेम फेज में मिल रही हैं, यहाँ आउट ऑफ फेज में मिल रही हैं। यहाँ पे चमक बढ़ जाएगी, यहाँ पे चमक घट जाएगी। यानी श्रिंग श्रिंग पर या गर्त गर्त पर समान समान पे पड़ेगा तो चमक बढ़ जाएगी, समान कला में मिलेंगी, सेम फेज में मिलेंगी। लेकिन अगर एक का श्रिंग दूसरे के गर्त पर, श्रिंग गर्त पर या गर्त श्रिंग पर पड़े तो तरंगे विपरीत कला में मिलती हैं और वहाँ चमक घट जाती है। भाई दूसरी बात यहाँ पे, जब तरंगे समान कला में मिलती हैं यानी श्रिंग श्रिंग पर गर्त गर्त पर, तो वहाँ पे कलांतर फाई जो होता है वो 0 माना जाता है। 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, 10 पाई, इस तरह माना जाता है। कलांतर फाई 0 ही माना जाता है। 0, 2 पाई, 4 पाई ये माना जाता है। लेकिन भाई तरंगे जब आउट ऑफ फेज में मिलती हैं यानी एक का श्रिंग दूसरे के गर्त पर पड़ता है तो उस समय तरंगे जब विपरीत कला में मिलती हैं तो कलांतर फाई 180 यानी पाई माना जाता है, 3 पाई माना जाता है, 5 पाई, 7 पाई, 9 पाई, 11 पाई माना जाता है। यानी एक में इवन मल्टीपुल ऑफ पाई और एक में ऑड मल्टीपुल ऑफ पाई माना जाता है। ये हम लोग देखेंगे क्यों ऐसे माना जाता है, बाद में देखेंगे। तो भाई कुछ चीज़ें तो क्लियर हुई। तो चलो अब हम पहला चीज़ देख रहे हैं, जब तरंगे समान कला में मिली है ना जी। तो फर्स्ट बात देख रहे हैं, पहला केस। भाई केस फर्स्ट मतलब लिख रहे हैं भाई, जब दोनों तरंगे समान कला में मिले, समान कला यानी सेम फेज, समझिए भाई जब जब तरंगे समान कला में मिले, जब तरंगे समान कला में मिले, इसका मतलब ये है कि भाई ये तरंग ऐसे है, श्रृंगर्त श्रृंगर्त श्रृंगर्त, फिर ये भी एक तरंग है। देखिएगा भाई समान कला का मतलब क्या होता है और विपरीत कला का मतलब क्या होता है, आपको इस फिगर में ही पता चल जाएगा। भाई इस फिगर से ये पता चल रहा है कि यहाँ पे ये भी तरंग चल रही है, ये भी तरंग चल रही है। तरंगे ऐसे चल रही है कि दोनों का श्रिंग श्रिंग के सामने पड़े, यानी श्रिंग श्रिंग पर पड़ रहा है, गर्त गर्त पे पड़ रहा है, श्रिंग श्रिंग पे पड़ रहा है, गर्त गर्त पे पड़ रहा है, फिर श्रिंग श्रिंग पे पड़ रहा है। तरंगे भाई ये इधर चली, ये इधर चली, दोनों तरंगे एक साथ चल रही, लेकिन ऐसे चल रही कि श्रिंग श्रिंग के साथ, श्रिंग श्रिंग के साथ, गर्त गर्त के साथ, श्रिंग श्रिंग के साथ, गर्त गर्त के साथ चल रही हैं। तो भाई दो तरंगे चली, ऐसे चली और ऐसे चली, श्रिंग श्रिंग पर, गर्त गर्त पर, श्रिंग श्रिंग पर, गर्त गर्त पर, श्रिंग श्रिंग पर, यानी एक का श्रिंग दूसरे के श्रिंग पर, दूसरे का गर्त पहले के गर्त पर पड़े। तो कहते हैं कि तरंगे समान कला में मिल रही हैं। तरंगे समान कला में चल रही हैं, सेम फेज में जब चल रही हैं, जब तरंगे समान कला में चलेंगी तो इसकी भी एनर्जी, इसकी भी एनर्जी मिल करके बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। देखो किस तरह, जब तरंगे जब समान कला में चलेंगी तो मान लो अगर पहले तरंग का आयाम क्या है, A1, पहले का आयाम है A1 और दूसरे का आयाम है A2। आयाम यानी ये वाला, पहले का आयाम A1 है, दूसरे का आयाम है भाई A2।
तो जब तरंगे सेम फेज में मिलेंगी, ये पहली वाली तरंग इस वाले कण को a1 दूरी उठाएगी और ये वाला कण को ये वाली तरंग a2 दूरी उठाएगी। जब तरंगे दोनों सेम फेज में मिलेंगी तो नेट आयाम जुट जाएगा, यानी नेट आयाम अब आपका बढ़ जाएगा। क्यों? केवल यही वाली तरंग चलती तो ये वाला कण a1 उठता, और केवल यही वाली तरंग चलती तो ये वाला कण a2 उठता, a2 दूरी तक उठता। लेकिन एक ही रेखा पर अगर ये भी तरंग चले तो ये a1 उठेगा और ये a2 उठेगा, तो मिला करके नेट कितना ये वाला कण उठेगा भाई? a1 प्लस a2, और भाई ये होगा नेट आयाम इस समय। तो भाई जब भी तरंगे समान कला में मिलती हैं, यानी सेम फेज में मिलती हैं, तो सेम फेज में मिलने का मतलब होता है कि जब दोनों तरंग एक ही रेखा पर चल रही हो और दोनों का श्रृंग पर पड़े, गर्त पर पड़े। भाई दोनों तरंगे अलग अलग रेखा पर अलग अलग लाइन में नहीं चल रही है, दोनों तरंगे एक ही रेखा पर चल रही है, और श्रृंग पर पड़े, गर्त पर श्रृंग पर गर्त पर। तो उस समय अगर देखा जाए तो पहले तरंग के हिसाब से माध्यम का ये कण a1 दूरी उठेगा और दूसरे तरंग के हिसाब से a2 दूरी उठेगा, और दोनों तरंगे एक ही रेखा पर चलेंगी, तो माध्यम का वो कण अब a1 उठेगा कि a2 उठेगा कि a1 प्लस a2। तो इसलिए सेम फेज में नेट आयाम a1 प्लस a2 होता है। अच्छा भाई, जब तरंगे समान कला में मिलेंगी यानी श्रृंग पर गर्त पर कला समान हो जाएगी, तो कला में अंतर कितना रह जाएगा? 0। तो कलांतर क्या हो जाता है भाई? 0, क्योंकि जितनी कला इसकी उतनी ही कला इसकी। मान लो इसकी कला x है, इसकी भी x, तो कलांतर क्या होगा? कला में अंतर, x में से x घटा दो 0, तो कलांतर 0। जब तरंगे समान कला में मिलती है तो कलांतर फाई कितना होता है? 0। बहुत अच्छा। जब कलांतर फाई 0 होता है तो माध्यम के किसी भी कण का, इसका नहीं, किसी भी कण का नेट विस्थापन y बराबर क्या होगा? नेट विस्थापन वेक्टर नहीं कर रहे हैं, विस्थापन वेक्टर का मॉड, नेट विस्थापन वेक्टर का मॉड y, नेट विस्थापन y बराबर रूट अंडर y1 का स्क्वायर, ये वाला देखो, प्लस y2 का स्क्वायर प्लस 2y1 y2 cos फाई, यानी cos फाई कितना हो जाएगा? 0। और cos 0 क्या होता है यार? cos 0 1। तो ये हो गया भाई रूट अंडर y1 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर प्लस 2y1 y2, cos 0 1 होता है तो 2y1 y2। बहुत अच्छा। तो नेट विस्थापन y बराबर रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये हो जाएगा y1 प्लस y2 का होल स्क्वायर ना जी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है आपको a प्लस b द होल स्क्वायर, तो इतना हो गया। और y बराबर हो गया, स्क्वायर हट जाएगा भाई, तो y1 प्लस y2। तो भाई पता चल गया। और ये भाई पता यही चला कि जब भी दो तरंगे सेम फेज में मिलेंगी, सेम फेज में मिल करके चलेंगी, तो माध्यम के किसी भी कण का नेट विस्थापन y दोनों के विस्थापनों के डायरेक्ट सम के बराबर होगा, अलजेब्रिक सम के बराबर होगा। और इस समय जब सेम फेज में चलती हैं तो ये विस्थापन मैक्सिमम होता है, तो y नहीं, y मैक्स। तो ये सेम फेज में अगर तरंगे चलेंगी तो विस्थापन y मैक्स बराबर y1 प्लस y2। बहुत अच्छा भाई। अब थोड़ा सा देख लें, परिणामी विस्थापन हो गया। अब परिणामी आयाम, सेम फेज में दोनों तरंगे चली तो माध्यम के कण का आयाम डायरेक्ट बोलो भाई, इसलिए आयाम a बराबर, आयाम कैपिटल A बराबर रूट अंडर a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई मतलब cos 0, क्योंकि सेम फेज में है तो कलांतर फाई 0, cos 0 कितना 1, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। परिणामी आयाम a बराबर रूट अंडर a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो परिणामी आयाम a बराबर a1 प्लस a2। बहुत अच्छा। और इस समय भी आयाम मैक्सिमम हो जाता है, यानी जब तरंगे सेम फेज में मिलेंगी तो ये आयाम मैक्सिमम हो जाएगा, सबसे ज़्यादा होगा, तो इसलिए a नहीं, a मैक्स बराबर a1 प्लस a2। तो याद रखना, जब भी तरंगे सेम फेज में मिले, यानी श्रृंग पर गर्त पर श्रृंग पर गर्त पर मिलते हैं, तो कलांतर फाई 0 होता है। और उस समय किसी भी कण का नेट विस्थापन y मैक्सिमम होता है, और वो मैक्सिमम विस्थापन दोनों के विस्थापनों के योग y1 प्लस y2 के योग के बराबर होता है।
नेट आयाम भी मैक्सिमम होता है। नेट आयाम दोनों के आयामों के योग के बराबर होता है, A1 + A2 के योग के बराबर होता है। भाई विस्थापन देख लिए, आयाम देख लिए। अब इस तरंग की नेट तीव्रता यानी इंटेंसिटी, नेट इंटेंसिटी I बराबर, उस इक्वेशन से I बराबर I1 + I2 + 2 रूट I1 रूट I2 इंटू cos फाई। cos फाई मतलब cos 0, cos 0 कितना होता है 1, ये छोड़ दो। तो नेट इंटेंसिटी उस पॉइंट पर नेट इंटेंसिटी I बराबर लिखो भाई, I1 को क्या लिख सकते हो, रूट I1 का होल स्क्वायर लिख सकते हो। I1 केवल I1 को रूट I1 का स्क्वायर, क्यों स्क्वायर से ये रूट हट जाएगा, स्क्वायर से रूट हट जाएगा भाई, रूट I1 का स्क्वायर कर दो, स्क्वायर से रूट हट जाएगा, I1 हो जाएगा। I2 को क्या लिख सकते हो, रूट I2 का होल स्क्वायर प्लस 2 रूट I1 इंटू रूट I2 cos 0 1। अब बोलो भाई A² + B² + 2AB, तो ये हो जाएगा I बराबर रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर, और ये भी इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है, तो I नहीं I मैक्स बराबर रूट I1 प्लस रूट I2। तो भाई हमने ये पढ़ लिया, हमने ये जान लिया कि जब पहला केस, जब तरंगे सेम फेज में मिलती है, जब तरंगे सेम फेज में मिलती है यानी एक का श्रिंग दूसरे के श्रिंग पर, यानी श्रिंग पर गर्त पर, श्रिंग पर गर्त पर, श्रिंग पर गर्त पर तरंगे जब मिलती हैं तो नेट विस्थापन, हम 3 चीज़ देखते हैं इसमें, विस्थापन, आयाम, तीव्रता। तो नेट विस्थापन y मैक्सिमम हो जाता है, तो नेट विस्थापन y मैक्स और y1 + y2, नेट आयाम वो भी मैक्सिमम हो जाता है, A मैक्स और A1 + A2, नेट इंटेंसिटी I मैक्स और रूट I1 + रूट I2 का होल स्क्वायर। तो भाई ये क्या बात थी, जब तरंगे सेम फेज में मिल रही थी तब। भाई अब यहीं पे हम लोग देखेंगे जब तरंगे आउट ऑफ फेज में मिले, केस 1 नहीं। अब हम चर्चा करेंगे भाई केस 2 की। हम लोग क्या देख रहे हैं, तरंगों का अध्यारोपण। भाई तरंगों का अध्यारोपण मतलब 2 या 2 से अधिक तरंगों का किसी बिंदु पे जाके मिलना। तरंगों का मिलना क्या कहलाता है, अध्यारोपण कहलाता है। और जब भी तरंग चलती है भाई तो माध्यम के कण क्या करते हैं, कंपन करते हैं ना। जब भी तरंग चलती है तो माध्यम के कण कंपन करते हैं। अगर एक ही बिंदु पर 2-2 को तरंग, 5-5 को तरंग आकर के मिलेगी तो माध्यम का कण कैसे कंपन करेगा, उसी को बताता है अध्यारोपण का सिद्धांत। तो भाई अब केस सेकंड, यानी सेकंड केस। पहला केस था जब तरंगे समान कला में मिले, सेम फेज में मिले। अब लिख रहे हैं जब तरंगे विपरीत कला में मिले। भाई ये सब चीज़ें थोड़ी सी अलग हो जाती हैं, थोड़ी सी टफ हो जाती है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि पहली बार आप लोग देखते हो, पहली बार सुनते हो तो लगता है कि भाई ये क्या हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। लेकिन घबराना नहीं है, इसको थोड़ा सा 1 बार 2 बार देखिए, 1 बार 2 बार समझिए तो बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है हम कहते हैं। अब बोले भाई जब तरंगे विपरीत कला यानी आउट ऑफ फेज, जब तरंगे विपरीत कला में मिले। भाई तरंगे विपरीत कला में मिलने का मतलब क्या होता है, एक तरंग ऐसे चल रही है, मतलब एक का जो श्रिंग है दूसरे के गर्त पे पड़े, श्रिंग पर नहीं गर्त पे पड़े, मतलब एक का श्रिंग दूसरे के गर्त पे या एक का गर्त दूसरे के श्रिंग पे पड़े, तो कहते हैं तरंगे विपरीत कला में मिल रही हैं। देखो दिखाने का प्रयास करते हैं किस तरह विपरीत कला में मिल रही हैं। भाई ये एक तरंग चल रही है, श्रिंग गर्त श्रिंग, ये एक तरंग चली। भाई अब दूसरी तरंग इसी तरह चल रही है, लेकिन इसमें एक अंतर आ जाएगा। वो अंतर क्या है देखते हैं हम लोग। भाई ऊपर वाली तरंग क्या थी, ऊपर वाली तरंग इस तरह चली, श्रिंग गर्त, लेकिन ये जो इसका जब श्रिंग आ रहा है, इस वाले में गर्त आ गया। देखिए इस वाले में क्या आ गया, श्रिंग नहीं आया, इस वाले में गर्त आ गया। फिर इस वाले में
जब इसका गर्त आ रहा है तो इस वाले में इसका श्रिंग आ गया, जब इसका श्रिंग आ रहा है तो इस वाले में इसका गर्त आ रहा है। जब ऐसे होने लगे ना तो हम कहते हैं भाई कि तरंगे आउट ऑफ फेज में चल रही हैं। भाई एक का जब श्रिंग आ रहा है तो दूसरे का गर्त आने लगे, यानी तरंगे एक ही रेखा में चले, दो तरंगे एक ही रेखा में चले, लेकिन जब एक का श्रिंग जा रहा है, एक का श्रिंग जा रहा है तो दूसरे का गर्त, और जब पहले का गर्त जा रहा है तो दूसरे का श्रिंग, ऐसे जब तरंगे चले यानी इस तरह, तो कहते हैं दो तरंगे विपरीत कला में मिल रही हैं। भाई अगर एक का श्रिंग अगर दूसरे के गर्त पर पड़े या एक का गर्त दूसरे के श्रिंग पर पड़े तो कहते हैं तरंगे विपरीत कला में मिल रही हैं। और जब ऐसा होता है भाई तो क्या होता है ये भी देख लिया जाए। तो भाई ये पहली वाली तरंग माध्यम के इस वाले कण को किधर उठाना चाहेगी? ऊपर। पहली वाली तरंग क्या करेगी? माध्यम के इस वाले कण को ऊपर उठाना चाहेगी। कितना विस्थापन देगी? कितना आयाम है? A1। लेकिन चूंकि दोनों तरंगे एक ही रेखा में चल रही है तो ये वाली तरंग ऊपर उठाना चाहेगी A1, लेकिन ये वाली तरंग, दूसरी जो तरंग है उस वाले कण को नीचे खींचना चाहेगी, A1 नहीं A2। तो भाई पहली तरंग तो ऊपर उठाना चाहती है, दूसरी तरंग नीचे खींचना चाहती है, ये A1 और ये A2। तो जब दोनों तरंगे एक साथ चलेंगी तो माध्यम का कण ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, इसका नेट विस्थापन उतना नहीं होगा, कम हो जाएगा। अब A1 ऊपर A2 नीचे, तो A1 ज़्यादा है, A1 ऊपर A2 नीचे, तो नेट विस्थापन क्या होगा? अब ये हो जाएगा भाई दूसरी फाइनल तरंग, ये अपनी फाइनल तरंग होगी और इसका नेट विस्थापन A1 माइनस A2 होगा। क्यों? माध्यम का कण A1 जाना चाहता था ऊपर, A2 जाना चाहता था, ये वाला कण पहले तरंग के हिसाब से A1 जाएगा, A1 ऊपर जाएगा, लेकिन दूसरे तरंग के हिसाब से A2 नीचे आएगा, तो नेट विस्थापन ऊपर होगा कि नीचे होगा कि नेट विस्थापन हो जाएगा भाई A1 माइनस A2। बहुत अच्छा। और भाई सबसे बड़ी बात, अगर श्रिंग गर्त पे पड़ने लगे तो कला में अंतर पाई हो जाता है, यानी 180 डिग्री होता है ना जी, 180 डिग्री। बहुत अच्छा। अगर ऐसा है तो माध्यम के किसी भी कण का विस्थापन y बराबर क्या होगा? विस्थापन का मैग्नीट्यूड y बराबर y1 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर प्लस 2y1 y2 cos फाई मतलब cos 180। पहले वाला फॉर्मूला याद है ना? माध्यम के कण का किसी भी कण का नेट विस्थापन y बराबर रूट अंडर y1 स्क्वायर y2 स्क्वायर 2y1 y2 cos फाई मतलब cos 180 होता है -1, तो ये वाला cos 180 -1, तो ये माइनस हो जाएगा, तो y बराबर हो गया भाई रूट अंडर y1 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर माइनस 2y1 y2। बहुत बढ़िया। और भाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab बराबर हो जाएगा y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। और भाई स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो नेट विस्थापन y बराबर y1 माइनस y2, और इस समय विस्थापन सबसे कम होता है तो y मिनिमम। तो भाई याद रखना, जब भी तरंगे आउट ऑफ फेज में मिले तो माध्यम के कण का नेट विस्थापन मिनिमम होता है, और वो मिनिमम विस्थापन y मीन बराबर y1 माइनस y2, यानी दोनों के विस्थापनों के अंतर के बराबर होता है। अब भाई थोड़ा सा अगर नेट आयाम की बात की जाए तो नेट आयाम कैपिटल A बराबर क्या होता था यार? याद करो, A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई मतलब cos 180। बहुत बढ़िया। cos 180 कितना होता है? -1। ये -1 होता है, तो ये भाई ये हटा दे रहे हैं यहीं पे, cos 180 यानी ये प्लस नहीं हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, माइनस हो गया तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, तो ये हो जाएगा भाई रूट अंडर A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। भाई ये हो जाएगा मिनिमम आयाम A मीन बराबर स्क्वायर से रूट हट जाएगा A1 माइनस A2। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा भैया। तो पता चल गया कि जब तरंगे आउट ऑफ फेज में मिलेंगी तो कण का या तरंग का आयाम उस समय मिनिमम होगा आउट ऑफ फेज में, और मिनिमम आयाम दोनों के आयामों के अंतर के बराबर होगा A1 माइनस A2। और भाई जिस तरह इसमें मैक्सिमम आ रहा है उसी तरह इसमें मिनिमम आएगा, और उसी तरह जब तुम इसमें भी ये वाला टर्म करोगे, जिस तरह आयाम वाला किए हो, विस्थापन वाला किए हो, इसी तरह इंटेंसिटी वाला टर्म करोगे,
I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 इंटू कॉस 180 हो जाएगा। आउट ऑफ फेज के लिए कॉस 180 माइनस 1, तो ये माइनस हो जाएगा और माइनस होगा तो रूट I1 माइनस रूट I2 का होल स्क्वायर। और उस समय मिनिमम तीव्रता I मिनिमम बराबर रूट I1 माइनस रूट I2 का होल स्क्वायर। तो भाई ये सारी चीज़ें हमने कर ली। तो भाई इस तरह हमने तरंगों का अध्यारोपण देखा, और अध्यारोपण का मतलब ही होता है दो या दो से अधिक तरंगों का किसी बिंदु पे जाके मिलना, और तरंगे जाकर के किसी बिंदु पर मिलती हैं तो दो तरह की बात आती है भाई, एक सेम फेज में मिलना यानी स्ट्रिंग स्ट्रिंग पर या गर्त गर्त पर, ये हो गया सेम फेज। और दूसरी बात आती है आउट ऑफ फेज में मिलना, यानी एक का स्ट्रिंग गर्त पे या गर्त स्ट्रिंग पे आउट ऑफ फेज। और उस समय देखो सेम फेज यानी स्ट्रिंग स्ट्रिंग पर पड़ेगा तो चमक बढ़ जाएगी, इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, सब चीज़ मैक्सिमम मिलेगा, सब चीज़ मैक्सिमम मिलेगा। सेम फेज होगा उस समय कालांतर जीरो लोगे। और भाई एक का स्ट्रिंग दूसरे के गर्त में पड़ेगा तो वहाँ पे सब चीज़ मिनिमम हो जाएगा, सब चीज़ मिनिमम हो जाएगा, इंटेंसिटी, विस्थापन, आयाम जो भी हो सब चीज़ मिनिमम हो जाएगा। तो भाई ये सब चीज़ था अध्यारोपण के सिद्धांत में। ठीक है, ओके, थैंक यू। थोड़ा सा भी इस वीडियो को दोबारा आप लोग पढ़िए, दोबारा देखिए और समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि अगर इस वीडियो को आप समझ जाएंगे तो आगे के सारी चीज़ों को एकदम क्लियरली आप समझ पाएंगे। ओके, थैंक्स।